बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, बजट पर यूट्यूब के साथ टीवी पर भी सीएनबीसी आवाज का डंका बजा है। आपके चहेते चैनल सीएनबीसी आवाज का बजट भाषण के दौरान मार्केट शेयर 63% और बजट के पूरे दिन मार्केट शेयर 61.3%। तो बजट हफ्ते की अगर बात करें तो मार्केट शेयर 76.4% रहा है। तो इस भरोसे के लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस डेटा को देखकर ये साफ कह सकते हैं कि बजट भाषण के दौरान देश ने सीएनबीसी आवाज को देखा। रेरा को खत्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये सिर्फ बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, सुप्रीम कोर्ट को आखिर ये टिप्पणी करने की नौबत क्यों आई है रेरा पर? हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेरा का ऑफिस शिमला से धर्मशाला ट्रांसफर करने का फैसला किया था। इस फैसले पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उस फैसले को चुनौती देते हुए हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आज जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के ऊपर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है रेरा का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। जब ये रेरा बनाया गया था तो लगता था कि जो बिल्डर्स है उनके लिए अकाउंटेबिलिटी तय होगी, पूरी जो मामला है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन हमें लगता है कि इसका जो उपभोक्ता है उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ है, बल्कि बिल्डर इसका पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमें लगता है कि रेरा को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा कि आप बताइए हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई भी आदेश पारित नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी राज्यों के ऊपर दबाव डाल सकती है, उनको मजबूर कर सकती है कि वो आने वाले दिनों में रेरा को थोड़ा सा और मजबूत करें, जिससे कि जो उपभोक्ता है उनको इसका फायदा हो। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो इनकम टैक्स विभाग ने नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किए हैं, जिस पर 22 फरवरी तक फीडबैक मांगे गए हैं। मार्च के पहले हफ्ते में फाइनल रूल्स को नोटिफाई किया जा सकता है। और नए रूल्स से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, नया इनकम टैक्स एक्ट जो इसी साल 1 अप्रैल 2026 से लागू होना है, उसके लिए जो ड्राफ्ट रूल जारी किए गए हैं उसके तहत मौजूदा कैश ट्रांजैक्शन पर पैन कोड करने के थ्रेशोल्ड को बढ़ाने का प्रपोजल है। अभी तक जहां 50,000 रुपए के कैश ट्रांजैक्शन पर आपको पैन देने की जरूरत पड़ती थी, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी साल भर के अंदर आप 10 लाख रुपए तक कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर आपको पैन कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अभी तक सिर्फ कैश में गाड़ी खरीदने पर ही आपको पैन कोड करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा की बाइक भी खरीदते हैं तो वहां पर आपको पैन देने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर कहीं भी होटल, रेस्टोरेंट, पार्टी या बैंक्वेट हॉल के लिए अगर आप बुकिंग करते हैं और वो कैश में, तो वहां पर अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम का भुगतान होता है तो वहां पर भी आपको पैन कोड करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कहीं भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो वहां पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही साथ जो कर्मचारियों को जो एम्प्लॉय की तरफ से टैक्स फ्री प्रोक्यूजिट्स मिलता था उसको भी बढ़ाया गया है। उसमें अभी फ्री फूड 200 रुपये मैक्सिमम, और गाड़ी के लिए छोटी गाड़ी के लिए 5,000 और बड़ी गाड़ी के लिए 10,000 रुपए तक की सीमा बढ़ा दी गई है। तो ये तमाम जो प्रपोजल हैं इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल में है। इस पर स्टेक होल्डर से, पब्लिक से कमेंट्स मांगे गए हैं। 22 फरवरी तक कमेंट्स आएंगे। उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते तक इस रूल्स को नोटिफाई किया जा सकता है। तो भारत अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा करने जा रहा है। जी हां, 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी को आज डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, बताइए डीएसी ने क्या क्या मंजूरी दी है?
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो अगले हफ्ते भारत के दौरे पर हैं। उनके भारत दौरे की शुरुआत होने से पहले ही राफेल की डील को मंजूरी मिल गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई थी। इस बैठक में राफेल डील को हरी झंडी दे दी है। 114 राफेल खरीदने को हरी झंडी इस बैठक के अंदर दी गई है। इसमें से 24 एयरक्राफ्ट सीधे फ्लाई हुए कंडीशन के अंदर भारत आएंगे, जबकि 90 जो एयरक्राफ्ट भारत आएंगे उनको भारत के अंदर ही डेवलप किया जाएगा, उनका इंडियनाइजेशन भारत के अंदर ही किया जाएगा। और ये जो डील है वो 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील इसको कहा जा रहा है। इसके साथ साथ इस डील को अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी की जरूरत भी होगी और जल्दी ही कैबिनेट सीसीएस की बैठक होने वाली है और सीसीएस भी इसको अपनी मंजूरी दे सकती है। इसके साथ साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में जो नेवी है उसको लाइटर एयरक्राफ्ट मारटाइम के लिए P-8I की जरूरत थी, तो 6 एयरक्राफ्ट को खरीदने को भी हरी झंडी यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दी है। इसके साथ जो एयर टू एयर मिसाइल स्कैल्प है उसको भी खरीदने की मंजूरी डैक की तरफ से मिल गई है। तो जल्दी ये सारे रक्षा सौदों के ऊपर सीसीएस भी अपनी मोहर लगा देगा। असीम शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कांग्रेस ये झूठ फैला रही है कि अमेरिका ने बांग्लादेश को भारत से अच्छी ट्रेड डील दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से यार्न इंपोर्ट पर, टेक्सटाइल बनाने पर भारत को भी 0 ड्यूटी का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि टैरिफ कटौती का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा तो उसमें ये प्रावधान शामिल होंगे। एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला, वो भी सरासर झूठ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें, तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी। अभी तो हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है, जब इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल होके आएगा तब फाइन प्रिंट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं आज के बाजार की। आईटी शेयरों में भारी गिरावट ने आज बाजार का मूड बिगाड़ दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी प्रेशर दिखा। बाजार में आज कैसे रहा है कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन और 23 मार्च 2020 के बाद इंट्राडे में हमने बाजार में सबसे बड़ी गिरावट जो है आज के सत्र में देखिए हाल आज कुछ बेहाल दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की तो वहां पे हाल और भी रुलाने वाला है। अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें आईटी पैक की, करीब 5.5% की जो कमजोरी है आज के सत्र में हमने आईटी पैक के अंदर देखी है। यही नहीं बल्कि ऑयल एंड गैस की आप बात कर लीजिए, पीएसयूज की बात कर लीजिए, एफएमसीजी, रियलिटी और इसके अलावा ऑटो पैक में भी जहां पे हमने देखा था अर्ली ट्रेड में एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ था, वो भी आखिरी तक आते आते हमें धीमा होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो निफ्टी के सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की बात करते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आयशर मोटर और आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि फाइनेंशियल से हमें ज्यादा नंबर्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। लूजिंग पॉकेट में अगर बात कर ली जाए इस टाइम पे तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक, यानी कि चारों ही शेयर्स हमारे को आईटी पैक से आते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल आईटी पैक में सबसे बड़ी गिरावट की वजह यह भी है जो एआई को लेके कंसर्न इस टाइम पे बने हुए हैं, वो बाजार को कहीं ना कहीं डरा तो जरूर है। दो आईटी और साथ में जो हमारा एआई है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है हमारे फ्यूचर को लेके, लेकिन इस टाइम पे जो सेंटिमेंट बने हुए हैं वो आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। आईटी पैक 5.5% एक दिन में गिरा है और शेयर का हाल भी कुछ इस तरीके का है, जिसने हम मान सकते हैं कि ओवरऑल जो बाजार का मूड है, क्योंकि आईटी पैक अपने आप में काफी बड़ा हैवी पैक है, बाजार के मूड माहौल को खराब किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद में राहुल गांधी के भाषण को लेकर अभी भी हंगामा मचा हुआ है। आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन्होंने सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह करने की बात कही है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है, मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का
हत्या करने वाला आदमी नहीं हूँ या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। इधर लोकसभा स्पीकर के चेंबर के वीडियो को लेकर भी तकरार जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीकर के चेंबर का वीडियो जारी करके कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 फरवरी को 20 से 25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के चेंबर में घुसे थे। कांग्रेस सांसद ने गैरकानूनी वीडियो बनाया था। रिजिजू ने स्पीकर के चेंबर में घुसकर बदसलूकी का आरोप भी लगाया है। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीज लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव और रिजिजू के आरोपों पर जवाब दिया है। FIR तमाम केस ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 MP थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे में चुपचाप बैठी थी, और अंत में मैंने 1-2 चीज़ें बोली शांति से स्पीकर साहब को। और आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर बहस कर रहे हैं। राहुल के बयान पर क्यों मचा है घमासान? क्या राहुल से कोई ब्लंडर हुआ है या फिर संसद में बवंडर का सच क्या है? संसद में बवंडर, राहुल का ब्लंडर, शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। आज देश के 10 ट्रेड यूनियनों और बैंक कर्मचारियों के संगठन की हड़ताल है। बैंक यूनियनों ने 4 लेबर कोड को वापस लेने, आउटसोर्सिंग और विदेशी निवेश के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया। ट्रेड यूनियनों ने भारत यूएस ट्रेड डील का विरोध करने के साथ साथ बैंक हड़ताल का समर्थन किया है। वहीं विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन में प्रदर्शन कर हड़ताल का समर्थन किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी बंद का समर्थन किया है। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर ओडिशा, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में देखने को मिला है। बैंकों में छुट्टी तो नहीं है, लेकिन कामकाज बाधित हुआ है और कई जगहों पर रोड और हाईवे जाम किए गए हैं। कहीं कहीं रेल रोकने की भी खबर है। बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी हल्का प्रभाव देखने को मिला है। बढ़ते आगे, बैंक यूनियन और ट्रेड यूनियन के लाखों लोगों को हड़ताल पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी है, जानने के लिए बैंक कर्मचारियों से बात की संवाददाता केतन जोशी ने। आखिरकार इस स्ट्राइक की क्या है डिमांड, आइए हम जानते हैं। जनक भाई, क्या क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? हमारी सरकार से ये मांगे हैं कि जो 4 लेबर कोड इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसको वापस ले। बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगाए और बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा भर्ती करे। लेकिन सबसे अहम डिमांड है 4 लेबर कोड की, जो कामदार कर्मचारी विरोधी है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज देश भर में बैंक, इंश्योरेंस, दूसरे कर्मचारी, किसान सब मिला के 25 करोड़ लोग हड़ताल पे है। लेकिन FDI से तो हमारा राजस्व बढ़ेगा, ऐसी सरकार की दलील है। FDI आएगा तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की मालिकी उनकी हो जाएगी, फिर वो लोग अपनी इच्छा से अपना मुनाफा कमा के परदेश चले जाएंगे और देश के लोगों का जो हार्ड अर्न मनी है, जो सेविंग में है, वो सब वो लोग ले जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं यहाँ? सर, मैं सेम तमिलनाडु से आ रहा हूँ। मैं इधर तो बाइक यात्रा रैली जा रहा हूँ। बैंक्स फॉर द पीपल एंड बैंक्स फॉर द नेशन। सो सब लोग को बैंक स्ट्राइक चाहिए। क्या चल रहा है, स्ट्राइक काहे के लिए चल रहा है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं 8,000 किलोमीटर बाइक रैली जा रहा हूँ।
मैं कल अगला दिन ना जयपुर से मैं इधर आ रहा हूँ, अगले आजाद, सूरत, मुंबई, पूरे देश में पूरे सब लोग को बैंक का ही चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, किस लिए बैंक चाहिए, दफ्तर में एक्सप्लेन। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला है वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाए ताकि बार बार इस तरह के आंदोलन ना करने पड़े। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने नए कार्यालय में शिफ्ट कर सकते हैं। संसद से चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री का नया कार्यालय सेवा तीर्थ सदन बनकर तैयार हो गया है। कैसा है ये और कहाँ है प्रधानमंत्री का नया कार्यालय, बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनका नया ऑफिस साउथ ब्लॉक ही रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 सालों से साउथ ब्लॉक के ऑफिस के अंदर ही अपना कामकाज संभाल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही उनके ऑफिस के एड्रेस में बदलाव होने जा रहा है। साउथ ब्लॉक से चंद कदमों की दूरी के ऊपर उनका नया ऑफिस सेवा तीर्थ सदन बन करके तैयार हो गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्दी ही इस ऑफिस के अंदर शिफ्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 2 और बिल्डिंग इनके साथ बनाई गई है। सेंट्रल विस्टा का ही ये पार्ट है। इसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, वो भी इसी के अंदर बनाया गया, और उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिस भी इसी के अंदर बनाया गया। तो 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये सारा नया ऑफिस बन करके तैयार हुआ है, जो कि सेंट्रल विस्टा का ही प्रोजेक्ट है, और ये पार्लियामेंट से भी चंद कदमों की दूरी के ऊपर ही है। तो कल 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और इस नए ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, और बहुत जल्दी ही नए ऑफिस से ही सारा कामकाज प्रधानमंत्री कार्यालय का चलेगा। असीम मनचंदा, CNBC सेवा, दिल्ली। महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में बिल्कुल अलग तरह का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है उड़ो। 200 किलोमीटर की रेंज वाली इस इलेक्ट्रिक ऑटो में पहली बार ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो किसी 4 व्हीलर में होते हैं। क्या खासियत है उड़ो की, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। ये ऑटो नहीं है, ये है ऑटो प्लेन। जी हाँ, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने एक बहुत ही अनूठा प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। इसका नाम रखा है उड़ो, और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार आए हैं, जो कि ऑटो से इसे बहुत ही अलग बनाते हैं। क्या खासियत है इसकी? तो सबसे पहले ये ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर इसके रेंज की बात करें, एक फुल चार्ज में ये 200 किलोमीटर की रेंज देता है। इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 11.7 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी है। बैटरी डेंसिटी की बात करें तो 44 वाट आवर की किलोमीटर की इसकी डेंसिटी है। लेकिन आमतौर पर अगर आप देखें, जो सीट है इसे ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है। आमतौर पे जो ऑटो की सीट्स होती हैं वो कंफर्टेबल नहीं होती है, लेकिन ये 20% ज़्यादा थिकर है, कुशियर है। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। पहली बार आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेगा एक ऑटो में। आपको एक कार वाली फीलिंग यहाँ पे आएगी ऑटो के अंदर। साथ ही 3 यहाँ पे ड्राइविंग जो है मोड दिए गए हैं, जो कि ऑटो में पहली बार है। रेंज है, राइड है और रेस, 3 मोड पे यहाँ पे इसे रखा गया है। अगर इसके टॉप स्पीड की बात करें तो 55 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड रखी गई है। साथ ही हेड स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको आमतौर पे ऑटो में ये समस्या होती है कि हेड स्पेस नहीं मिलता है, तो यहाँ पे इसका पूरा ख्याल रखा है। और ये सब कुछ जो शुरुआती इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी गई है वो है 3.59 लाख रुपीज़, और बहुत सारे फाइनेंसिंग ऑफर्स भी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी का कहना है कि वो लेकर आए हैं। और ये इमीडिएटली जो 3 व्हीलर ऑटो स्पेस है वहाँ पे ये लॉन्च हो चुका है, और ये अब डिलीवरी के लिए तैयार है। रोहन सिंह, हैदराबाद। क्या आपकी